हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेज एज बैरियर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इस बात पे कि इंडिया के 95% स्टूडेंट्स इंग्लिश के अलावा किसी रीजनल लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बात आती है हायर स्टडीज़ में उनको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। तो इस इश्यू पे सरकार क्या करने वाली है, चलिए आज का क्विज़ दिखा दें आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है आज का और ये आपका क्विज़ है। इस आर्टिकल में जो भी सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे लैंग्वेज एज बैरियर। देखिए बैरियर का मतलब होता है रुकावट, रास्ते का रोड़ा। लैंग्वेज का मतलब है भाषा। कह रहा है भाषा ही एक रुकावट बन के बैठ गई है, भाषा ही रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। अब ये बैरियर नाम के वर्ड को देख लेना। रुकावट को, इम्पेडिमेंट को, हर्डल को, ऑब्स्टिकल को, रोड ब्लॉक को, सबको अपने रास्ते का रोड़ा बताते हैं। अब देखो भाषा कैसे बैरियर बनी है। कह रहा है बात कर रहा है ऑन मेकिंग मदर टंग द मीडियम फॉर हायर स्टडीज़। बात की जा रही है सरकार के उस नए प्रपोजल की जो है बना देने का, मेक कर देने का आपकी मातृभाषा को, मदर टंग को, मराठी को, बंगाली को, गुजराती को, और क्या मीडियम बना देंगे हायर स्टडीज़ का। तो सरकार सोच रही है कि आने वाले टाइम में लोग गुजराती में भी डॉक्टर बन सकें, लोग बंगाली में भी इंजीनियरिंग कर सकें। लैंग्वेज को बैरियर के तौर पे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो अब इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है अपने को पता लगे। कह रहा है देयर आर बोथ प्लसेस एंड माइनसेस इन मेकिंग मदर टंग द मीडियम फॉर हायर स्टडीज़। कह रहा है वहाँ पे हैं, देयर आर। अब आप पूछोगे सर कहाँ पे। ये देयर जब भी शुरू होता है ना तो इसका मतलब कहीं पे भी नहीं होता। इसका मतलब होता है, मतलब जो सेंटेंस है ना इसके सब्जेक्ट से कनेक्शन बिठाने की कोशिश करता है देयर। अब देखो कैसे। कह रहा है हैं, ऐसा समझ लो, हैं आर हैं। क्या क्या है जी? दोनों ही चीज़ें हैं। और कौन कौन सी? एक तो है प्लसेस, एक है माइनसेस। प्लस और माइनस का मतलब होता है अच्छी और बुरी बातें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कह रहा है दोनों ही चीज़ें, अच्छी भी और बुरी भी, और किस में? मेक करने में, बनाने में आपकी मदर टंग को, वो मीडियम जो है हायर स्टडीज़ का, जो है डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का। अरे बात समझ में? देर ऐसे काम करता है, इसका मतलब ही होता है ना। तो दोनों ही चीज़ें हैं। सब्जेक्ट आपका प्लसेज एंड माइनसेस, इसकी वर्ब है आर। देर से जब भी क्लोज शुरू होगा वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा होगा। अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर होती, आर की जगह पे इज लिखा होता। देयर से इस वर्ब का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये प्लसेज एंड माइनसेस को देख लो। देखो इंग्लिश में आएंगे तीन फ्रेज, प्लस एंड माइनस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रो एंड कॉन्स। प्लस माइनस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एक ही बात है ना। इसको प्रो एंड कॉन भी बोल सकते हैं। आपकी किसी भी चीज़ की अच्छी और बुरी चीज़ों के लिए तीनों फ्रेज यूज़ होते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। सारी वोकैबुलरी एक साथ देख लोगे तो आर्टिकल पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ये अपनी वोकैब शीट है। आज के वर्ड्स हैं सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव, ग्लॉस ओवर, अवर्स और इम्पार्ट। 5 ही वर्ड्स हैं। पिछले सारे वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। रोज़ ये अपडेट होती रहती है आगे आगे। चलिए सब्सटेंशियल वर्ड कई बार कर चुके हैं। ऐसी चीज़ जिसमें बहुत बड़ा साइज हो, ऐसी चीज़ जो कंसीडरेबल हो, नोटिसेबल हो, जो नज़रअंदाज करने लायक ना हो, बड़े साइज़ की हो, बड़ी मात्रा की हो, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल। जैसे द इफ़ेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन हैव बीन सब्सटेंशियल। कोरोना के जो लॉकडाउन्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स सब्सटेंशियल रहे हैं, नज़रअंदाज करने लायक नहीं रहे हैं, नोटिसेबल हैं, काफ़ी बड़े हैं। अब देखो ये सब्सटेंशियल वर्ड आर्टिकल में नहीं आएगा, लेकिन आर्टिकल में आएगा सब्सटेंटिव नाम का वर्ड, और ये दोनों आपस में करते हैं कन्फ्यूजन। तो पहला वर्ड तो आपने देख लिया, अब देख लो सब्सटेंटिव को। सब्सटेंटिव का मतलब होता है गंभीर, पेंसिव, थॉटफुल, जिसमें कुछ सीरियसनेस हो, कुछ इंपॉर्टेंस हो। जैसे अपने बात कर रहे हैं, ये सेशन है,
तो ये सेशन कोई कॉमिकल सेशन तो है नहीं, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो चल नहीं रहा। तो ये गंभीर सेशन है, आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो और मैं सिखाने की, इसको बोलेंगे सब्सटेंटिव क्लास। वैसे ही द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, सरकार ने ऑर्डर कर दी है। अच्छा, क्या ऑर्डर की है जी? एक गंभीर सी, एक इम्पॉर्टेंट और सीरियस सी इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले में, गंभीर जांच के आदेश दे दिए हैं सरकार ने, ऐसे आप बोलेंगे। तो ये सब्सटेंटिव वर्ड आज आप आर्टिकल में सर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को ओवरलुक या डिसरिगार्ड करना, और किस वजह से? जल्दबाजी की वजह से। मान लीजिए आपने जल्दबाजी में, मैंने 5 बातें बताई, 4 याद रह गई, 1 भूल गए, तो एक बात को आपने क्या किया? ग्लोस ओवर कर दिया, डिसरिगार्ड या नज़रअंदाज कर दिया जल्दबाजी की वजह से। द डॉक्यूमेंट्री हैड ग्लॉस्ड ओवर सेवरल इंपॉर्टेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्री ने जल्दबाजी में डिसरिगार्ड किया बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स का। तो ये आज फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आप देखेंगे। फिर एक वर्ड है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है एलर्जिक, किसी काम को लेकर के हेजिटेंट, किसी काम को लेकर के संकोची होना। इसको अनविलिंग या रिलक्टेंट भी बोलते हैं, किसी काम के लिए आप तैयार नहीं होते हो ना करने के लिए, तो अनविलिंग या रिलक्टेंट होते हो। जैसे मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल आर अवर्स टू चेंज, ज़्यादातर नाकामयाब लोग दुनिया में जो हैं वो एवर्स होते हैं, एलर्जिक होते हैं चेंज को लेकर के। जो आदमी, इंसान बदलाव से डरता है वो इंसान ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, कहने का मतलब ये। तो ये एवर्स जो है ना, इसका नाउन फॉर्म देखेंगे एवर्शन। एवर्शन का मतलब क्या होता है? एलर्जी। लिख दूँ यहाँ पे, या इसको बोलते हैं परहेज, है ना, परहेज। लास्ट वर्ड है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब है देना, लेकिन इम्पार्ट कुछ भी देना नहीं हो सकता। इम्पार्ट सिर्फ आप कर सकते हैं एजुकेशन को, ट्रेनिंग को या नॉलेज को। आ रही बात समझ में? ये ऐसी वर्ब है इंग्लिश में जो पढ़ाई लिखाई और इल्म और ज्ञान को देने के लिए यूज़ की जाती है। कुछ किसी और को कुछ और दे दोगे तो उसको इम्पार्ट करना नहीं बोलेंगे, इसको बिस्टो करना भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और एडवांस वर्ड है बिस्टो, इम्पार्ट का सिनोनिम। द इंटर्न्स वर इम्पार्टेड एन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बाय द मैनेजर, इंटर्न्स को दी गई, इम्पार्ट की गई। अब देखो क्या दी गई? एजुकेशन, ट्रेनिंग या नॉलेज दी जाएगी, तो इनको दिया गया एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मैनेजर के द्वारा। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए डिटेल में हो गए हैं पांचों वर्ड्स। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें और उसी के साथ एग्जाम्स की तैयारी अगर मेरी गाइडेंस में करना चाहें तो ज़रूर से आप करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को डाउनलोड करके कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज इंग्लिश राइटिंग का, बैंकिंग का और SSC का। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक से, हज़ारों लोग सीख चुके हैं, आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। SSC और बैंकिंग कोर्स में पूरा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ में कवर होता है, इनका भी फ़ायदा आप ले पाएंगे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। अच्छा, ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्सेज को जानबूझ करके कम कीमत पर रखा गया है ताकि सब लोग इनका फ़ायदा ले सकें। डाउनलोड द ऐप टुडे। चलो जी, समरी बहुत सिंपल सी है। देखो, इंडिया में 95% स्टूडेंट्स जो हैं नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, अपनी जो है रीजनल लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई करते हैं, हिंदी, बंगाली, गुजराती। अब इन स्टूडेंट्स के बाद एक समस्या आ जाती है, जब ये कॉलेज में आते हैं, इनको एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर या इंजीनियर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, तो इनको पता लगता है सारी पढ़ाई होती है इंग्लिश में। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते हैं हायर स्टडीज़ के अंदर। अब हमारी सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना डॉक्टरी की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को, मेडिसिन की पढ़ाई को, लॉ की पढ़ाई को इंग्लिश की बजाय रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल करवाया जाए, और इसके लिए सरकार कई कदम उठा भी चुकी है। अब हमारा आर्टिकल डिस्कस करेगा कि इन कदमों का अच्छाई और बुराई क्या है। एक अच्छाई तो ये है कि इससे सब पढ़ पाएंगे, लेकिन एक बुराई ये भी है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने वाले बच्चों का IQ थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से नहीं करवाई जाती है, ऐसा उनका रिजल्ट बताता है। तो ऐसे बच्चे जब हायर स्टडीज़ भी रीजनल लैंग्वेज में करेंगे तो वो अच्छे से जो अपना प्रोफेशन जो है उसके साथ जस्टिस नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस होंगी। आज के आर्टिकल की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है, साथ में है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिक की बात करेगा। शुरू करें? चलो जी, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंफॉर्मेटिव भी है ये। कह रहा है द कॉल बाय होम मिनिस्टर अमित शाह लास्ट वीक फॉर engineering law and medicine to be taught in Indian languages। कह रहे जो कॉल आई है, जो आवाज़ आई है, जो पुकार आई है, और किसके द्वारा? बाय लगा के बता रहे, हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है अमित शाह, गृह मंत्री के द्वारा। कह रहे कब आई है?
ये आई है लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते। अच्छा किसके लिए आई है? वो आई है 4 लगा के बता रहा है, एक तो इंजीनियरिंग, दूसरा लॉ और तीसरा डॉक्टरी की पढ़ाई यानी कि मेडिसिन। इन तीनों के पढ़ाए जाने के लिए, टू बी टॉट होने के लिए, ये क्या है? पैसिव इन्फिनेटिव। पढ़ाया जाएगा इन तीनों को, ना कि ये तीनों किसी को पढ़ाएंगे। तो इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिसिन के पढ़ाए जाने की, टू बी टॉट किए जाने की। और कहाँ पे? भारत की भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस में। कह रहा है ये जो कॉल आई है ना अमित शाह के द्वारा, अब देखो इसकी वर्ब है यहाँ पे इज़, ये एक वेल इंटेंशन वन है। ये एक ऐसी कॉल है, ये वन आया कॉल के लिए, जिसकी इंटेंशन, जिसका इरादा, भावना बड़ी ही अच्छी है। आ गई बात समझ में? ये कॉल के पीछे सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, कहने का मतलब ये। कॉल आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, वेल इंटेंशन मतलब जिसका इंटेंशन अच्छा हो, टू बी टॉट यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिसिन किसी को नहीं पढ़ाएंगे, इनको पढ़ाया जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर, तो टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जल्दी से अपने पैसिव इन्फिनेटिव पे एक नज़र डालेंगे, ताकि जिन लोगों को आता है उनका रिपीट हो जाए और जिनको नहीं आता वो पहली बार सीख सकें। देखो इन्फिनेटिव होता है सिंपल इन्फिनेटिव, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, लेकिन ये होता है एक्टिव के अंदर। अगर एक्शन जो है, डूअर एक्शन जो है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा हो, सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो एक्शन का डूअर ना हो, उस केस के अंदर आपको पैसिव यूज करना होगा। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। द गर्ल वांटेड टू ईट या टू बी ईटन एन आइसक्रीम। लड़की चाहती थी एक आइसक्रीम को खाना। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सेंटेंस है। मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड रुकना। लड़की चाहती थी, वांट करती थी आइसक्रीम को खाना। ये जो लड़की है ये सब्जेक्ट है इस ईट नाम की इन्फिनेटिव का। अब ये बताओ ईट कौन करेगा, लड़की करेगी या आइसक्रीम करेगी? सर लड़की करेगी। आइसक्रीम लड़की को नहीं खाएगी, लड़की आइसक्रीम को खाएगी। तो लड़की कौन होगी? इस ईट वर्ब का डूअर हो गई, डूअर हो गई। डूअर होगी तो हमें चाहिए एक्टिव में, तो मैं लिखूंगा टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, द गर्ल वांटेड टू ईट एन आइसक्रीम। आ गई बात समझ में? लड़की इस काम को करने वाली है, लड़की आइसक्रीम को खाएगी, आइसक्रीम लड़की को नहीं खाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे सिंपल एक्टिव इन्फिनेटिव यूज होगा, द गर्ल वांटेड टू ईट, ना कि टू बी ईटन एन आइसक्रीम। अगला वाला केस देखो, द एम्प्लॉई डिड नॉट वांट टू फायर या टू बी फायर्ड फॉर ए स्मॉल मिस्टेक। एम्प्लॉई नहीं चाहता था नौकरी खोना, फायर होना एक छोटी सी मिस्टेक के लिए, छोटी सी गलती के लिए। तो एक एम्प्लॉई है, एक क्लर्क है, उससे गलती हो गई। अब बताओ गलती होने पे ये अपने मैनेजर को नौकरी से निकाल देगा या मैनेजर इसको नौकरी से निकाल देगा? एम्प्लॉई चाहता था कि मुझे नौकरी से ना निकाला जाए, एम्प्लॉई के ऊपर काम ना हो। नौकरी से तो मैनेजर निकालेगा, फायर करना मतलब नौकरी से निकालना। अब देखो एम्प्लॉई के ऊपर काम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है एम्प्लॉई जो एक्शन का रिसीवर है, यहाँ पे पैसिव चाहिए हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉई डिड नॉट वांट टू बी फायर्ड फ्रॉम फॉर ए स्मॉल मिस्टेक। आ रही है ना बात समझ में? सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा तो पैसिव, सब्जेक्ट अगर खुद काम को करेगा तो एक्टिव। एम्प्लॉई यहाँ पे किसी को फायर नहीं करने वाला था, उसको खुद फायर नहीं होना था, इसलिए फायर नहीं लिखूंगा, टू बी फायर्ड लिखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पे हुआ है, ये लिखा गया है टू बी टॉट। कह रहा है हिज स्टैंड इज इन सिंक विथ वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NEP 2020। कह रहा है इनकी जो पोजीशन है, जो स्टैंड है होम मिनिस्टर अमित शाह का, ये इन सिंक विद है। सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है सेम प्लेटफॉर्म पे होना, कोऑपरेशन के साथ। उनका जो स्टैंड है उसी प्लेटफॉर्म पे है, उसी के जैसा है, जो है एक वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स। फोकल पॉइंट्स मतलब फोकस के पॉइंट्स, जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस है। तो सबसे ज़्यादा फोकस वाले पॉइंट्स में से एक पॉइंट के साथ इनका सिंक में है, और ये हैं पॉइंट सारे के सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, जो पिछले साल आई थी। अब बताओ वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट लगा के बता रहे हैं यहाँ पे IE, द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन हायर एजुकेशन। जो प्रमोशन है भारतीय भाषाओं का हायर एजुकेशन में। तो ये जो पॉइंट है ना इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसी जैसी बात हमारे होम मिनिस्टर ने भी फिर से की है। स्टैंड की वर्ब है इज, फोकल पॉइंट्स मतलब फोकस का पॉइंट। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा द NEP प्रोवाइड्स फॉर मोर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन। कह रहे जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अब देख लिया NEP क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म देख लिया ना, NEP, आगे द लगेगा, सरकारी पॉलिसी है। कह रहे द NEP प्रोवाइड फॉर करती है। अब ये प्रोवाइड फॉर करना क्या होता है? किसी चीज़ का इंतजाम करना,
समझ में आ गई, किसी चीज़ के लिए अरेंजमेंट करना। तो ये एनईपी जो है ना, ये प्रोवाइड फॉर करती है, अरेंज करती है हायर एजुकेशन को और ज़्यादा, मोर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और प्रोग्राम्स को, और किस में, हायर एजुकेशन के अंदर, उच्च शिक्षा के अंदर। और किस लिए यूज़ करने के लिए करती है, इस्तेमाल करने के लिए हमारी मदर टंग को, मातृभाषाओं को, या फिर हमारी लोकल लैंग्वेज को। और किस तौर पे, एज लगा के बता रहे हैं, एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे, ऐसा मीडियम जिसमें इंस्ट्रक्शन आपको मिले। और किसके साथ साथ, कह रहे बिसाइड्स, साथ ही साथ ऑफरिंग प्रोग्राम्स बाइलिंगुअली, ऑफर करने के प्रोग्राम्स को बाइलिंगुअली यानी दो दो भाषाओं के अंदर। तो एनईपी यही बोलती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रीजनल लैंग्वेजेस में करवाओ, तमिल में जो है, मलयालम में है ना, मराठी में, और साथ में हर प्रोग्राम को हायर एजुकेशन के अंदर बाइलिंगुअल रखो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो और राजस्थानी में भी पढ़ सकते हो, है ना, इस तरीके से आप रखो। तो ये चाहती है एनईपी। एनईपी आपका सब्जेक्ट है, प्रोवाइड फॉर इसकी वर्ब है। प्रोवाइड फॉर को अच्छे से देख लेना, एक फ्रेजल वर्ब है, प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशनल जो फ्रेज भी बोल सकते हो इसको। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतजाम करना, टू मेक अरेंजमेंट फॉर समथिंग। अब प्रोवाइड फॉर का बिल्कुल उल्टा है, प्रोवाइड अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ इंतजाम करना, किसी चीज़ को होने से रोकना। दोनों यूज़ करके दिखा देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स राइट टू स्पीच टू एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशनल सभी को राइट टू स्पीच देता है, सभी के लिए, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार सबको प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे प्रोवाइड गलत नहीं है, लेकिन प्रोवाइड की जगह आपको लिखना चाहिए प्रोवाइड्स फॉर। क्यों लिखना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ देता थोड़े ना हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल तो इंतजाम करता है कि हमारी सरकार हमें देगी, कहने का मतलब ये है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो किताब है, वो किताब कैसे हमें कुछ दे देगी? किताब में जो लिखा हुआ है उससे कुछ अरेंजमेंट हो जाएगी जिससे हमें सरकार से कुछ मिल जाएगा। तो प्रोवाइड्स फॉर है ना, ऐसा लिखना चाहिए, इससे मिलेगा मतलब कि अरेंजमेंट करता है इस तरह की। अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पे फॉर लगा लेना, सेकंड वाले में देख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर करता है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, और किस बेसिस पे? बेसिस पे रेस और कास्ट के, आपकी नस्ल और आपकी जाति के। देखो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी भेदभाव को प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ऐसी अरेंजमेंट करता है कि उसको रोका जा सके। तो यहाँ पे फॉर नहीं, यहाँ पे लिखेंगे अगेंस्ट। आई बात समझ में? तो फर्स्ट वाले में यहाँ लिखोगे फॉर, सेकंड वालों में लिखोगे प्रोवाइड अगेंस्ट। ऐसे आपको इसको यूज़ करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, बायलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाओं के अंदर, है ना। बाय मतलब दो, लिंगुअल मतलब भाषाएं। अब आपसे एक सवाल है, एक ऐसा आदमी जो दो से ज़्यादा भाषाएं यानी कई भाषाएं बोल पाए, दो या दो से ज़्यादा, उसको आप क्या बोलते हैं? पॉलीग्लट बोलते हैं या लिंग्विस्ट बोलते हैं? सब लोग ट्राई करेंगे इसको कमेंट्स के अंदर। एक ऐसा आदमी जो दो से ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल पाए, एक या एक से ज़्यादा है ना, तो उस आदमी को आप क्या बोलते हैं? पॉलीग्लट या लिंग्विस्ट? इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, सब लोग पहले ट्राई करो खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द रैशनल बिहाइंड मिस्टर शाह's कॉल इज दैट 95% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग शुड नॉट बी लेफ्ट आउट इन देयर परस्यूट ऑफ हायर स्टडीज़। कह रहा है ये रैशनल था, ये लॉजिक था। रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिक। कह रहा है ये तर्क था जो रैशनल जो था, और किसके पीछे? मिस्टर शाह की डिमांड के पीछे। इज़ वो ये है, दैट वो ये कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं, और कौन से स्टूडेंट्स हैं ये? जो रिसीव करते हैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन को, और किस में? अपनी मातृभाषा में। कह रहा है ये जो 95% स्टूडेंट्स हैं ना, इनको नहीं लेफ़्ट आउट किया जाना चाहिए, इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और किस में? परस्यूट में हायर स्टडीज़ के। परस्यूट मतलब किसी चीज़ का पीछा, किसी चीज़ की कोशिश। तो ये बेचारे कोशिश ही करते रहते हैं हायर स्टडीज़ के अंदर हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन गुजराती, बंगाली और तमिल पढ़ने की वजह से हायर स्टडीज़ के अंदर इनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आगे बात समझ में। रैशनल आपका सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है, स्टूडेंट्स 95% ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। ये बना हुआ पैसिव वॉइस, शुड नॉट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट आउट। हु की वर्ब है रिसीव, हु आया स्टूडेंट्स के लिए, एंटीसीडेंट प्लूरल है इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है, पीछे एस नहीं लगाया है। चलो और इसमें कुछ देखने वाला है, ये वर्ड देख लेना रैशनल। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक। कौन सा रैशनल? जिसके पीछे ई लगाओ। एक रैशनल है ये वाला बिना ई के, इसका मतलब होता है लॉजिकल। दोनों ही वर्ड्स को रैशनल बोला जाता है। इसको रेशनाले मत बोलना, रेशनाले मत बोलना। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। फ़र्क इन दोनों में यही है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये लॉजिकल है, ये लॉजिक है।
अब इनको यूज़ करके देख लो एक बार। देयर वॉज नो रैशनल या रैशनल इन दिस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। इस स्टेप में, इस कदम में जो सरकार के द्वारा लिया गया है, कोई भी रैशनल नहीं था। यहाँ बात कर रहे हैं हम लॉजिक की, कोई भी लॉजिक नहीं था। वॉज वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे नाउन आएगा सब्जेक्ट बन के, नाउन होता है रैशनल ई वाला, तो मैं यहाँ पे इसको चूज़ करूँगा, इसको चूज़ नहीं करूँगा। ये तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए नाउन। देयर वॉज नो रैशनल। वैसे ही दिस इज अ रैशनल या रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन, ये बड़ा ही तार्किक सा जवाब है, लॉजिकल आंसर है पूरे क्वेश्चन के लिए। अब देखो आंसर नाम के नाउन के लिए एक एडजेक्टिव यहाँ पे चाहिए। एडजेक्टिव कौन बनेगा? ये पहला वाला। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फर्क करना सीखना दोनों वर्ड्स में, नाउन चाहिए हो तो ये, एडजेक्टिव चाहिए हो तो ये। आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलो बाइलिंगुअल और ये वाला बता देते हैं आपको। क्वेश्चन जो पूछा था मैंने, देखो वो आदमी जो भाषा को पढ़ता है, वन हु स्टडीज अ लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड लिंग्विस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है लिंग्विस्ट जरूर ही कई भाषाएं बोल पाए, जो कई भाषाएं बोल लिख सकता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। बात आ गई समझ में? लिंग्विस्ट कौन होता है? जो भाषाओं की पढ़ाई करता है, इसका बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन पॉलीग्लॉट हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी ना किया हो, ये स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच तीनों ही बोल सकता हो, कई भाषाएं एक साथ बोल सकता हो। याद रखेंगे इन वन वर्ड्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन recent years substantive measures have been taken to make engineering courses available in Indian languages। अब यहाँ कोमा लगा, यहीं रुक जाओ। कह रहा है हाल के कुछ सालों में, इन रिसेंट ईयर्स में बड़े बड़े गंभीर कदम उठाए गए हैं। अब ये सबस्टेंटिव वर्ड याद है ना आपको, जिसमें थॉट हो, सीरियसनेस हो, वो होता है सबस्टेंटिव। कह रहे बड़े ही सीरियस और थॉटफुल कदम उठाए गए हैं, सबस्टेंटिव मेजर्स को लिया गया है पैसिव वॉइस में। और कैसे लिया गया है, क्यों लिया गया है? ताकि बनाया जा सके, मेक किया जा सके, इंजीनियरिंग कोर्सेज को अवेलेबल बनाया जा सके। और किस में? भारतीय भाषाओं के अंदर, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। कह रहा है आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इफ़ द स्टेटमेंट बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन द लोकसभा इन 2021 दिसंबर इज एन इंडिकेशन। अगर हम इस स्टेटमेंट को, इफ मतलब अगर इस स्टेटमेंट को जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा आई है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा आई है, जिनका नाम है मिस्टर प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, और कहाँ पे आई है? हमारी लोकसभा में, लोअर हाउस में। और कब आई है? दिसंबर 2021 में। कह रहा है जो ये स्टेटमेंट है, इस प्रकार से अगर इसको एक इंडिकेशन माने, इससे अगर एक इशारा ले, तो ये स्टेटमेंट यही इंडिकेट करती है कि कई सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज को भारतीय भाषाओं में अवेलेबल करवाया जा चुका है। आ गई बात समझ में? मेजर्स की वर्ब है हैव बीन टेकन, स्टेटमेंट की वर्ब है इज। धर्मेंद्र प्रधान की स्टेटमेंट के ऊपर इसने इस बात को कहा है, ये खुद से नहीं कह रहा हुआ ऐसा है, ये कह रहा है अगर उनकी बात को अगर अपने मान ले तो। सब्सटेंटिव समझ गए आप, जिसमें सीरियसनेस हो, गंभीरता हो। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट वो पकड़ते जाओ, बस यही होता है सेंटेंस में देखने वाला। कह रहा है इफेक्टिव 21-22 द AICTE granted approval to 19 engineering colleges in 2010 states for having engineering colleges in 6 Indian languages। कह रहा है 21-20 से जो इफेक्टिव है, कौन सी चीज़ भाई? ये चीज़ कि AICTE ने ग्रांट कर दिया एक अप्रूवल। ग्रांट मतलब देना, अप्रूवल मतलब सहमति। और किसके लिए ये अप्रूवल या सैंक्शन था? 19 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को 10 स्टेट्स में, 10 राज्यों में। और किसके लिए था? 4 लगा के बता रहा है, रखने के लिए, हैव करवाने के लिए इंजीनियरिंग कोर्सेज को 6 भारतीय भाषाओं में। तो 2021-22 से ये हो भी चुका है ऑलरेडी। 19 कॉलेजेस 10 स्टेट में भारतीय भाषाओं के अंदर अपनी अपनी इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। आ गई बात समझ में? द AICTE की वर्ब है ग्रांटेड। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसके अंडर में इंजीनियरिंग, ITI और MBA कॉलेजेस चलते हैं। यही सबके जो है सिलेबस को डिसाइड करती है। समझ में आ गया? सरकारी संस्था है, इसलिए आगे इसके द लगा है। चलो और आगे बढ़ो। कह रहे द काउंसिल हैज़ ऑल्सो डिवेलप्ड एन AICTE ट्रांसलेशन ऑटोमेशन AI टूल दैट ट्रांसलेट्स इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज इन 11 लैंग्वेजेस। अब कह रहे हैं ये जो काउंसिल है, अब ये देखो AICTE के लिए हमने यूज़ किया है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये काउंसिल को ही इसने द काउंसिल लिख दिया AICTE को। कह रहे हैं यही जो AICTE है काउंसिल, इसने साथ ही साथ डेवलप भी किया है एक AICTE ट्रांसलेशन ऑटोमेशन AI टूल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एक टूल को, एक सॉफ्टवेयर को। वो सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज को 11 भारतीय भाषाओं के अंदर।
काउंसिल की वर्ब है हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड, दैट की वर्ब है ट्रांसलेट्स, दैट आया है टूल के लिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्वयं एन ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑफरिंग सम पॉपुलर कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेजेस टू। अब याद रखना इसका नाम, ये जीके का ही क्वेश्चन बन गया आपका, कि स्वयं नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है, कह रहा है स्वयं जो एक ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए ओपन है, और किसका है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। ये स्वयं भी ऑफर कर रहा है कुछ पॉपुलर कोर्सेज को इंडियन भाषाओं के अंदर भी, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर भी। तो ये स्वयं कोई ऐप होगी, शायद प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगी, जाके चेक करना। स्वयं की वर्ब है हैज़ बीन ऑफरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये पहले भी ऑफर कर रहा था, ये आज भी कर रहा है, ये काम जारी है, इसलिए हैज़ बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलो, कह रहा है द इम्पोर्ट ऑफ दिस इज दैट गोल ऑफ कवरिंग ऑल सेक्शंस एज फार एज हायर एजुकेशन इज कंसर्न शुड बिकम अ रियलिटी। अब देखो ये सिंपल सेंटेंसेज है, बहुत आसान है। कह रहा है जो इम्पोर्ट है, अब इम्पोर्ट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब आयात भी होता है, जब आप बाहर से कुछ कच्चा तेल मंगाते हो वो भी इंपोर्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला मीनिंग ले रहे हैं, इंपॉर्टेंस वाला। कह रहा है महत्वपूर्णता जो इंपॉर्टेंस है इस पूरे बात की जो हमने ऊपर की ऑफ दिस इज़, वो ये है कि जो गोल है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है कवर करने का सभी सेक्शंस को, सभी तबकों को समाज के, और कहाँ तक, जहाँ तक एज फार एज, जहाँ तक उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन जुड़ी हुई है इज़ कंसर्न, जहाँ तक उसकी बात हो रही है। कह रहा है ये जो गोल है ना, ये बन जाना चाहिए एक रियलिटी, ये बन जाना चाहिए एक हकीकत। तो इस पूरी बात की यही इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है कि हमारा गोल जल्दी ही हकीकत बन जाएगा। इम्पोर्ट की वर्ब है इज़, गोल की वर्ब है शुड बिकम, हायर एजुकेशन की वर्ब है इज़ कंसर्न्ड। इज़ कंसर्न्ड का मतलब होता है जहाँ तक इसकी बात हो, एज फार एज मतलब जहाँ तक, हायर एजुकेशन इज़ कंसर्न मतलब इसकी बात हो या इससे रिलेटेड बात हो। चलो, कह रहे बट एट द सेम टाइम वन शुड नॉट ग्लोस ओवर द एक्सरसाइज नॉट हैविंग यील्डेड रिजल्ट्स। कह रहे लेकिन उसी वक्त पे एट द सेम टाइम हुआ क्या, कह रहे किसी भी इंसान को, वन को ग्लोस ओवर नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ग्लोस ओवर देख चुके हो ना, जल्दबाजी में नज़रअंदाज करना, और किसको, इस एक्सरसाइज के नॉट हैविंग यील्डेड रिजल्ट्स को, रिजल्ट्स को ना यील्ड करने को। यील्ड करना मतलब ला करके देना, हैविंग यील्ड मतलब ला करके दे चुका होना, और रिजल्ट मतलब कोई, समझ गए ना, फल। तो ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, इन एक्सरसाइजेज से कोई रिजल्ट निकलता नहीं है, इस चीज़ को भी ग्लोस ओवर हमें नहीं करना चाहिए। सरकार हाथ पांव तो खूब चला रही है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना, ये काम नहीं आ रही है किसी के भी, कहने का मतलब ये। वन की वर्ब है शुड नॉट ग्लोस ओवर, ग्लोस ओवर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नज़रअंदाज करना, ओवरलुक इन अ हरी। हैविंग यील्डेड यहाँ पे पैसिव जो है जेरेंड है, यहाँ पे एक्सरसाइज का पजेसिव बनाना चाहिए, लेकिन नॉन एनिमेट चीज़ों को पजेसिव नहीं बनाते हैं। आज थोड़ा सा मैं एडवांस जा रहा हूँ, पैसिव इन्फिनेटिव आपको बेसिक्स में पढ़ा चुका हूँ, वही पैसिव जो जेरेंड है वही यहाँ पे यूज़ हुआ है। जेरेंड का सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, पजेसिव में होता है, लेकिन ये पजेसिव नहीं बनेगा क्योंकि नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट है। एक्सरसाइजेज ऐसा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो, कह रहा है इन तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस द बिड टू इम्पार्ट इंजीनियरिंग एजुकेशन थ्रू द तमिल मीडियम हैज़ नॉट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। अब देखो एग्जाम्पल देगा, कह रहा है तमिलनाडु की अगर बात करें ना, इन तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, जो बिड है, जो कोशिश है, और कोशिश किस चीज़ की, देने की, इम्पार्ट करने की। अब इम्पार्ट मतलब किसी एजुकेशन ट्रेनिंग को दिया जाएगा, इम्पार्ट करने की इंजीनियरिंग की एजुकेशन को, और किसके जरिए, तमिल मीडियम के जरिए। कह रहा है इस बिड ने, इस कोशिश ने नहीं क्रिएट किया है कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी असर। और कैसे, डिस्पाइट द प्रिंसिपल पॉलिटिकल प्लेयर्स यूजिंग लैंग्वेज एज ए पॉलिटिकल टूल। कह रहा है बावजूद जो इस स्टेट के प्रिंसिपल पॉलिटिकल प्लेयर हैं, प्रिंसिपल का मतलब है मेन, पॉलिटिकल प्लेयर मतलब राजनीतिक खिलाड़ी, जो बड़े बड़े नेता हैं, इस स्टेट के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके बावजूद यूज़ करने के लैंग्वेज को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे, राजनीतिक उपकरण के तौर पे। तो तमिल जो है बड़े अच्छे से यूज़ की जाती है राजनीति में, फिर भी तमिल मीडियम में इंजीनियरिंग करवाने पे भी बच्चों ने कोई ढंग से रिजल्ट नहीं दिखाया, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। कहने का मतलब ये। बिड की वर्ब है हैज़ नॉट क्रिएटेड, परफेक्ट जो टेंस में, डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, ठीक है। चलो आगे बढ़े, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, शायद भूल गया मैं। इम्पार्ट तो आपने देख ही लिया, किसी चीज़ को देना, नॉलेज, ट्रेनिंग या एजुकेशन को देना।
चलो याद आएगा तब बताऊंगा। कह रहा है इन द फील्ड ऑफ लॉ बिफोर द सब्जेक्ट इज टॉट इन द इंडियन लैंग्वेजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई। कह रहा है अगर लॉ की बात करें, लॉ के फील्ड की, LLBS की बात करें, है ना, तो अगर इसमें देखा जाए तो इससे पहले कि ये सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाता है इंडियन लैंग्वेजेस में, इससे पहले कि आप जो है वकालत को हिंदी में या गुजराती में पढ़ाने लगो, कह रहा उससे पहले क्या होना चाहिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई, हमारी केंद्र सरकार को ट्राई करना चाहिए। और किस चीज़ का, कि वो इम्प्रेस अपॉन करे। इम्प्रेस अपॉन करना मतलब किसी को किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान बताना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के एडवांटेजेस को कम्युनिकेट करना, कि वो सबसे पहले एडवांटेजेस बताए, कम्युनिकेशन करे हमारी जुडिशरी के साथ, कि वो अलाउ करें और किस चीज़ को, इस्तेमाल को, इंडियन लैंग्वेजेस को इंडिया की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट की कार्रवाई में। जब कोर्ट के अंदर ही अंग्रेजी बोली जाती है तो हिंदी में गुजराती में वकालत करके वकील करेगा क्या। तो फील्ड ऑफ लॉ के अंदर हिंदी गुजराती बाद में लाना, पहले जजेस को समझाओ कि हिंदी भाषा में भी अपना जो है केस की सुनवाई करना शुरू करें। बिल्कुल लॉजिकल बातें कर रहा है ये, है ना, देख रहे हो। सब्जेक्ट की वर्ब है इज टॉट पैसिव वॉइस में, सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्ब है शुड ट्राई। इम्प्रेस अपॉन करना मतलब किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना किसी दूसरे तक, ताकि वो इम्प्रेस हो सके, उस बात को मान सके। तो ये बात जो है जजेस से मनवाने के लिए पहले जजेस को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा कि आप हिंदी में अपना कोर्ट का कामकाज करना शुरू करो। चलो अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे। यहाँ पे ये कमियाँ बताएगा रीजनल लैंग्वेजेस की क्या क्या हैं। कह रहा है व्हाइल देयर इज़ नो नीड फॉर हेस्ट इन मेकिंग एजुकेशनल मटेरियल्स अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस। कह रहा है जहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड, और किसकी, जल्दबाजी की, हेस्ट की। हेस्ट मतलब जल्दबाजी, और किस में, बनाने में एजुकेशन मटेरियल को अवेलेबल, और किसके अंदर, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। कह रहा है जहाँ पे इस चीज़ की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वहीं पे हुआ क्या, द अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी शुड बी डिस्कस्ड थ्रेडवेयर बाय द पॉलिसी मेकर्स एंड एजुकेशनलिस्ट। कह रहा है फिर भी जो अप्रोच है ना और जो मेथोडोलॉजी है, कैसे इस काम को आप करने वाले हो, किस अप्रोच और किस तरीके से, कह रहा है इसको डिस्कस किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस के अंदर। और कैसे किया जाना चाहिए, थ्रेडवेयर। थ्रेडवेयर का मतलब है अगेन एंड अगेन, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे बना है, ये वर्ड कैसे बना है अभी अपने तोड़ के देखेंगे। कह रहा है इस अप्रोच और मेथोडोलॉजी को बार बार जो है डिस्कस किया जाना चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स और एजुकेशनिस्ट के द्वारा, हमारे नेताओं और शिक्षा के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके द्वारा। और कैसे किया जाना चाहिए सारा काम, ये होना चाहिए विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरफेरेंस, बिना किसी सियासी दबाव और दखल अंदाजी के। आगे बात समझ में, जल्दबाजी कोई भी नहीं है, खूब सारी बात करो और फिर बात करने के बाद फाइनली डिसाइड करो कैसे इस काम को करना है। नीड की वर्ब है इज, अप्रोच और मेथोडोलॉजी की वर्ब है शुड बी डिस्कस्ड पैसिव वॉइस में। थ्रेड बेयर आपको तोड़ के बता देते हैं। थ्रेड मतलब धागा, बेयर मतलब बिना ढका हुआ, बेयर का मतलब है बिना किसी कवर के। जब किसी चीज़ के धागे आप निकाल देते हो ना तो उस चीज़ को आप बहुत यूज़ करते हो। आपने जीन्स ली और जीन्स को, डेनिम को आपने बहुत पहना, 2 साल 3 साल 5 साल, फिर उसके धागे निकल आएंगे, है ना, कपड़े के। तो थ्रेडवेयर हमने वहीं से निकला है, जब किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन करते हैं, बहुत बार करते हैं, उसके धागे तक उखाड़ देते हैं, उसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेडवेयर करना। तो यही होना चाहिए, डिस्कशन भी थ्रेडवेयर हो, डिस्कशन अगेन एंड अगेन हो, जब तक धागे नहीं उखड़ जाए ना डिस्कशन के, हर चीज़ आप हर एंगल को कवर ना कर लो, तब तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। समझ में आ गया सेंटेंस, याद रहेगा हमेशा। थ्रेड मतलब धागा, बेयर मतलब बिना किसी कवर के, उधर जाना। कह रहा है व्हाट शुड बी मेड ऑब्वियस इज दैट द यूज ऑफ इंग्लिश वेर एवर डिजायरेबल शुड बी रिटेन। कह रहा है जो चीज़ शुड बी मेड ऑब्वियस है, जो चीज़ ऑब्वियस बनानी चाहिए, ऑब्वियस का मतलब है सबके लिए साफ। कह रहा है वो चीज़ ये है, इज दैट, वो ये कि जो इस्तेमाल है इंग्लिश का जब जहाँ डिज़ायरेबल हो, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ पे इच्छा हो, शुड बी रिटेन्ड, उसको रिटेन्ड किया जाए। ऐसा ना हो कि इंग्लिश से दुश्मनी कर बैठो, इंग्लिश का इस्तेमाल भी करते रहो जहाँ जहाँ ज़रूरत आपको पड़ती है। ये चीज़ को ऑब्वियस बना दो सभी के लिए। कह रहा है और ये कैसे हो, ये काम हो विद नो वर्जन शोन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। ये काम हो साथ ही किसी भी एवर्जन के ना शो होने से, एवर्जन मतलब एलर्जी, शो मतलब दिखाना, कोई भी एलर्जी के ना दिखाए जाने पे, ऑन द ग्राउंड ज़मीनी हकीकत पे, ग्राउंड पे, दैट वो ये कि ये जो है ना एक फॉरेन लैंग्वेज है, बाहर की भाषा है। तो इस आधार पे इंग्लिश से कोई परहेज ना हो, ये चीज़ सबके लिए साफ बना दी जाए कि इसका इस्तेमाल रिटेन किया जाए, बनाए रखा जाए जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ भी डिज़ायरेबल है। क्योंकि अगर इंग्लिश को भूल जाओगे तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत पीछे रह जाओगे। व्हाट की वर्ब है शुड बी मेड, यूज़ की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है इज़।
समझ में आ गया। एवर्जन मतलब एलर्जी या परहेज किसी चीज़ को लेके, हेजिटेशन या रिलक्टेंस। कह रहा है इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू हाईलाइट इश्यूज अबाउट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन स्कूल्स। अब ये बताएगा लोकल भाषाओं के स्कूलों में हो क्या रहा है। कह रहा है ये भी आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा। आउट ऑफ प्लेस का मतलब गलत जगह पे गलत चीज़। कह रहा है ये भी कोई गलत जगह पे गलत चीज़ नहीं होगी, आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा कि आप हाईलाइट करें, प्रकाश डालें, रोशनी डालें उन मुद्दों पे जो है स्टैंडर्ड्स को लेकर के, जो है कीर्तिमानों को लेकर के, यार्ड स्टिक्स को लेकर के। और कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से पैमाने हैं, वो हैं स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी टीचिंग के हमारी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर। तो जो बहुत ख़राब तरीके से लोकल भाषाओं में टीचर्स पढ़ाते हैं, इस चीज़ को भी हाईलाइट कर देना चाहिए। आउट ऑफ प्लेस बात नहीं होगी। इट की वर्ब है वुड नॉट बी। आउट ऑफ प्लेस मतलब गलत जगह पे गलत बात, तो ये गलत जगह पे गलत बात नहीं है, कहने का मतलब ये। अब देखो कैसे गलत पढ़ाते हैं वो आगे पता लगेगा आपको। बी इट गुजराती और हिंदी और इवन तमिल स्टूडेंट्स हैव बीन फाउंड टू फेल इन देयर पब्लिक एग्जामिनेशंस इन लैंग्वेज पेपर्स। कह रहे चाहे बात हो गुजराती की, चाहे बात हो हिंदी की, या फिर यहाँ तक की बात हो तमिल की, स्टूडेंट्स पाए गए हैं, हैव बीन फाउंड हुए हैं कि वो फेल कर जाते हैं अपने पब्लिक एग्जामिनेशन में लैंग्वेज के पेपर के अंदर। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कभी इंग्लिश का पेपर फेल करते हुए नहीं देखोगे। बड़ा मुश्किल है उसके लिए फेल करना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत कमांड होती है उसकी, और स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं करिकुलम में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन तमिल, गुजराती, हिंदी में ऐसा नहीं होता। तो बच्चे क्या, तमिल वाले बच्चे तमिल के पेपर में फेल हो जाते हैं, ऐसा हमने पाया है। बी इट की बात है चाहे बात हो, चाहे बात हो, है ना, बी इट चाहे बात हो। चलो अब एक दो सेंटेंस रह गए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है ये। कह रहे देयर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डिमिनिस्ड एम्प्लॉयबिलिटी आउटसाइड द रीजन ऑफ द लैंग्वेज। कह रहा है एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, एक ये पॉइंट भी है, देयर इज ऑल्सो द पॉइंट, और कौन सा, कम होती हुई एम्प्लॉयबिलिटी का, कम होती हुई रोजगार पाने की क्षमता का। और कहाँ, बाहर में, आउटसाइड में जो रीजन है उस लैंग्वेज का। गुजराती में वकालत कर ली, अब आप जाना चाह रहे हो बेंगलोर में और वहाँ पे वकालत करना चाह रहे हो, तो बेंगलोर में नहीं कर पाओगे, अब गुजरात में ही करनी है ज़िंदगी भर वकालत। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो रीजन से जैसे ही बाहर जाते हो, आपकी भाषा में वो पढ़ाई की हुई ख़राब हो जाएगी, ये चीज़ भी आपको समझनी है। डिमिनिस्ड एम्प्लॉयबिलिटी आपको मिलती है। इंग्लिश में करोगे तो सारी दुनिया में कहीं भी जाके कर लो, कहने का मतलब ये। कह रहा है इफ़ द गवर्नमेंट इज़ सीरियस इन टेकिंग फॉरवर्ड इट्स स्टेटेड पोजीशन। कह रहा है अगर सरकार वास्तव में सीरियस है, सब्सटेंटिव मूड में आई हुई है, और किस में, टेक फॉरवर्ड करने में, आगे ले जाने में, और किसको, इसकी कही गई पोजीशन को, वो पोजीशन को जिसने इसको स्टेट किया है। और ये पोजीशन किस चीज़ की है, ये स्टैंड कौन सा है, ऑफ क्रिएटिंग हायर एजुकेशन एक्सेस टू सर्टेन सेक्शन, जो है क्रिएट करने का उच्च शिक्षा के एक्सेस को, पहुंच को, समाज के कुछ तबकों के लिए, सर्टेन सेक्शंस के लिए। कह रहा है अगर सरकार वास्तव में गंभीर है ना, तो क्या करना चाहिए इसको, इट शुड डिस्पैशनेटली स्टडी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसको स्टडी करना चाहिए डिस्पैशनेटली। डिस्पैशनेटली का मतलब है बिना पैशन के, बिना इमोशन के। इमोशनल नहीं हो जाना है, हिंदी में पढ़ाएंगे, है ना, ऐसा इमोशन नहीं दिखाना है। बिना इमोशन के इसको स्टडी करना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए, अच्छाइयों और बुराइयों को, इस पूरे काम की प्रोज एंड कॉन्स को, प्लसेज एंड माइनसेस को। आई बात समझ में। गवर्नमेंट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है शुड स्टडी। डिस्पैशनेटली आपको बता दिया, बिना किसी इमोशन के, बिल्कुल सही तरीके से, एकदम इम्पार्शल होकर के। चलिए आर्टिकल यहीं रैपअप करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल कभी कभी आते हैं और बहुत ईजी भी है आज का। अब आपका क्विज है आपके सामने, फटाफट से इसको दे दो ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन चारों में से कौन सा वर्ड आएगा, वो कैब का क्वेश्चन है। चारों वर्ड्स करवा चुका हूँ, बाइलिंगुअल, थर्ड बेयर, सब्सटेंटिव, सब्सटेंशियल, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड में सर आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा आएगा, तो अगेन ये चारों हो चुके हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आती है तो फर्स्ट कमेंट में जाओ, इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा पिंड कमेंट। पिंड कमेंट में आंसर रखें हिंट के साथ, जाके चेक कर लेना। थर्ड में देखो वन वर्ड पूछा है आपसे, ऐसा आदमी जो कई भाषाएं बोल सके, तो ये अभी क्लास चलते हुए बीच में बताया था। लिंग्विस्ट होता है, पॉलीग्लॉट होता है, चेक कर लेना, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, खुद से निकालना है। चौथे पाँचवें में दो एरर्स मिलेंगी। पहली एरर्स मिलेंगी यहाँ पे, ये वॉज को निकाल देना, ठीक है, हैज़ को रख लेना। और दूसरी एरर मिलेगी यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे परफेक्ट आपको इन्फिनेटिव लगाना है, या परफेक्ट जिरेंड लगाना है, या जो भी देख लो जैसा भी लगाना है। ये आज मैंने करवाया नहीं है, लेकिन हल्का सा मैंने आपको ग्लिम्स दिया था। जिन लोगों ने अपनी बेसिक्स की हुई है वो इसको कर पाएंगे। और ये वाला मैंने आपको करवाया भी है, कौन सा है ये,
इन्फिनेटिव वाला, कब इन्फिनेटिव कैसे लगाया जाता है, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म और टू प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेक करके मीनिंग निकालना है और फिर आपको लगाना है। समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, फर्स्ट कमेंट में जाओ, आंसर रखे हैं वहाँ से हिंट के साथ में आंसर को चेक करो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट में बताना। साथ ही इसकी अगर समरी लिख पाओ 4 इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर तो लिखने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। अगर एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।